चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट आपको पता है, यहाँ पे देखिए देख सकते हैं हम, इंटरनेट आपको अलग अलग प्रकार से जो सिलेबस है, यानी कि एमपीपीएससी का जो सिलेबस है, जैसे कि अगर बात करें प्री की, तो प्री में आपको जो 9th नंबर का चैप्टर है उसके अंतर्गत आपको सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यहाँ देखिए आपको इंटरनेट वाला जो टॉपिक है वो देखने को मिलेगा। साथ में इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे और साथ इसके अलावा इसके बाद हम जो है सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे जानेंगे। और यहाँ देखिए ई गवर्नेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, ई कॉमर्स भी कंप्लीट हो चुका है, तो ये अब हमारा कंप्लीट हो जाएगा 3 टॉपिक। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसके बाद रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और साइबर सिक्योरिटी। तो ये कंप्लीट रूप से 9 नंबर का चैप्टर हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके कुछ क्विज यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, यानी कि क्विज फॉर्मेट में देखेंगे। इसके बाद अगर बात करें मेंस की, तो मेंस में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि जो पेपर 3 है मेंस के अंतर्गत, उसके अंतर्गत 4th नंबर की यूनिट है। और यहाँ आपको देखिए इंटरनेट वाला टॉपिक है देखने को मिलेगा। तो इंटरनेट की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ देखिए इंटरनेट और साथ में ईमेल वाली जो चीज़ें देखने को मिलेगी तो वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। साथ में यहाँ देखिए सोशल मीडिया भी दिया है, ई गवर्नेंस दिया है, तो ई गवर्नेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। विभिन्न प्रकार के पोर्टल है, ये साइट्स है, वेब पेजेस, ये हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद कंप्यूटर की कुछ बेसिक चीज़ें दी, यानी कि कंप्यूटर के प्रकार है, कंप्यूटर क्या होता है, पीढ़ी जो जनरेशन्स होती है, उसके अलावा कुछ जो कंपोनेंट्स है, यानी कि मेमोरी क्या होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ है उसके बारे में हमको देखना है। ऑफिस के उपयोग है, कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग भाषा है, इंटरप्रेटर वगैरह, ये सभी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए पहले हम इंटरनेट के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा नेटवर्क होता क्या है। तो नेटवर्क आपको पता होगा, ठीक है। नेटवर्क होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर दूसरा है, इन दोनों कंप्यूटर को हम आपस में कनेक्ट करेंगे। आप क्यों कनेक्ट करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। देखिए कनेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि कोई पर्टिकुलर उद्देश्य होना चाहिए। पर्टिकुलर उद्देश्य हमारे पास में है कि एक कंप्यूटर की जो सूचना है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकें और दूसरे कंप्यूटर की इस कंप्यूटर में। तो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को आपस में किसी पर्टिकुलर उद्देश्य यानी कि सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं पर्टिकुलर माध्यम से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उससे बनता है नेटवर्क। और नेटवर्क होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के नेटवर्क कौन कौन से होते हैं? एक तो लैन होता है, एक होता है मैन और एक होता है वैन। तो मुख्य रूप से जो है ब्रॉड कैटेगरी में देखें तो लैन, मैन और वैन होता है। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक बिल्डिंग, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वर्क करेगा। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि महानगर के अंतर्गत वर्क करेगा। और वैन होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाला जो नेटवर्क है, जिसके अंतर्गत कई मतलब लाखों करोड़ों की संख्या में लैन होते हैं, मैन होते हैं, तो उनको आपस में मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जिसको बोला जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण आपको इंटरनेट देखने को मिलेगा। तो इंटरनेट की अगर मैं परिभाषा बताऊं तो इंटरनेट एक प्रकार का वाइड एरिया प्रकार का नेटवर्क है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है, जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति, एक दुनिया के एक कोने में बैठा व्यक्ति दुनिया के दूसरे कोने में बैठे व्यक्ति से आसानी से संपर्क स्थापित कर सकता है। तो हम देख सकते हैं इंटरनेट के बारे में बेसिक तौर पर। और इंटरनेट एक प्रकार का महाजाल है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और व्यस्ततम नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पे माना जाता है। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आधुनिक प्रणाली है जो कि कम्युनिकेशन के लिए मानक प्रोटोकॉल के माध्यम से संचालित होती है। इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल भी कहा जाता है, ठीक है। इंटरनेट यानी कि अंतरजाल इसको कहा जाता है। आई होप ये बेसिक आपको समझ में आएगा इंटरनेट होता क्या है। उसके बाद देखिए दुनिया के जो कंप्यूटर है उनको आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। और ये जब यह नेटवर्क इंटरनेट स्थापित हो जाता है तो हम एक विशाल यानी कि बहुत बड़ा जो जाल है, नेट है, उसका एक हिस्सा बन जाते हैं, ग्लोबल, जिसको ग्लोबल नेटवर्क की परिभाषा हम देख सकते हैं, ठीक है। और इस नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर में उपलब्ध कोई भी सूचना अपने कंप्यूटर में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, एक कंप्यूटर जो यूज़र है अगर इंटरनेट से कनेक्ट है तो वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से आसानी से जो है संपर्क स्थापित कर सकता है और सूचनाओं का आदान प्रदान भी वहाँ पर कर सकता है। इंटरनेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर की एक अलग पहचान होती है। इस विशेष पहचान को हम यूनिक आइडेंटिटी यानी कि उसको आईपी एड्रेस कहा जाता है। जैसे एक कंप्यूटर यूज़र है, मतलब वो कंप्यूटर चला रहा है तो उसका एक एड्रेस होगा, मतलब कहाँ से वो कंप्यूटर चला रहा है, उस कंप्यूटर का एक नाम होता है जिसको एक जो है नंबर्स के फॉर्म में दर्शाया जाता है। उस नंबर्स को यहाँ पे आईपी एड्रेस कहा जाता है और उस आईपी एड्रेस को इस प्रकार दर्शाया जाता है, ये आप देख सकते हैं। नॉर्मली एक कंप्यूटर का जो है 192.168.1.1 यानी कि जो 255 तक एक कंप्यूटर नेटवर्क में, मतलब एक स्विच में मैक्सिमम जो है एक लैन में क्या हो सकता है, 255 कंप्यूटर यहाँ पे आपस में कनेक्ट हो सकते हैं एक स्विच में। तो इसी प्रकार जोड़ जोड़ कर जो है रूटर के माध्यम से या फिर जो स्विच है हब के माध्यम से अलग अलग यहाँ पे
जो है नेटवर्क को जोड़ा जा सकता है। तो एक कंप्यूटर का जो एड्रेस होता है उसको आईपी एड्रेस यहाँ पे बोला जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है। प्रोटोकॉल होते क्या है वो हम आगे देखेंगे। जैसे अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसी प्रकार यहाँ कंप्यूटर में अगर इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं कि किस प्रकार सूचना आदान प्रदान होगी, उसके लिए रूल्स होते हैं, तो उनको बोला जाता है प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल में ही एक प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। आईपी एड्रेस को डोमेन नेम सर्वर, जो डीएनएस होता है, डोमेन नेम सर्वर, यानी कि इसके द्वारा एक नाम दिया जाता है, आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। और इस नाम को हम बोल सकते हैं, जैसे कि अपनी वेबसाइट यहाँ देख सकते हैं www.sarkarstudywaves.com, तो ये एक नाम हो गया किसका, इस आईपी एड्रेस का। मतलब आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस को याद रखना कठिन होता है, उसको सरल फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, एक नाम दे दिया जाता है, किसके द्वारा, डीएनएस के द्वारा, यानी डोमेन नेम सर्वर के द्वारा। तो उसको हम यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल बोलते हैं। ठीक है, यूआरएल बोलते हैं जिसको जो ब्राउजर होता है, ब्राउजर में यूआरएल बॉक्स में हम उसको टाइप करते हैं। तो ये होता है एक प्रकार से वेबसाइट का नाम। और वेबसाइट के नाम के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, आईपी एड्रेस चल रहा है। इसको डोमेन नेम भी बोला जाता है। किसी कंप्यूटर की लोकेशन का नाम है जिसे डोमेन नेम सर्वर, जो आईपी एड्रेस यानी कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है। अब जैसे मैंने बताया था प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल एक रूल्स होते हैं, इनको क्या बोला जाएगा, एक रूल्स बोला जाएगा। रूल्स का मतलब होता है नियम। अच्छा, किसी भी चीज़ को करने के लिए पीछे जो है कुछ नियम्स होते हैं। जैसे अगर बात करें हम, जैसे आरटीओ की अगर बात करें, आरटीओ मतलब जो ट्रांसपोर्ट, जो बाइक है, आप बाइक खरीदते हैं तो आरटीओ रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो उसके द्वारा कुछ रूल्स होते हैं कि हमको जब चलना है तो हमारे लेफ्ट साइड से चलना है, अगर राइट साइड में कटना है तो हमको या तो इंडिकेटर देना पड़ेगा या तो हमको हाथ देना पड़ेगा। तो ये विभिन्न प्रकार के रूल्स है बाइक चलाने के लिए या सड़क पर चलने के लिए। तो जब सड़क पर चलने के लिए कुछ रूल्स है, तो उसी प्रकार इंटरनेट को चलाने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को ही यहाँ पे प्रोटोकॉल बोला जाता है। और प्रोटोकॉल हम देख सकते हैं मुख्य रूप से सबसे इंपॉर्टेंट होता है टीसीपी आईपी। तो टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये तीन हो गए। उसके बाद इसी के साथ में मतलब जो है क्या बोलते हैं, समर्पित रूप से, दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो ये होता है आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जब इंटरनेट प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो ये कंप्यूटर का एक अपना एड्रेस होता है, लोकेशन होती है, और एक जगह से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को एक जगह मतलब भेजने के लिए क्या करते हैं, टीसीपी का प्रयोग करते हैं, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल तो ठीक है, नियम है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई डाटा जा रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, इस प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, यानी टीसीपी की। और एक कंप्यूटर की लोकेशन को बताने के लिए आईपी की। तो दोनों जो है सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब कोई भी यूजर अगर कंप्यूटर में इंटरनेट चला रहा है तो उसके लिए सबसे बेसिक टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल है वो जरूरी होता है। ठीक है, अगर ये प्रोटोकॉल नहीं होगा तो कंप्यूटर में जो इंटरनेट है वो चल ही नहीं पाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखें तो एचटीटीपी होता है। जब भी कोई वेबसाइट का आप यूआरएल लिखते हो, जैसे कि मैं पीछे बताता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे ये वेबसाइट है, वेबसाइट का एक एड्रेस लिखा है, उसमें आप देख सकते हैं सबसे शुरू में HTTPS लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। उसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है। और ये क्या करता है, जो भी हाइपर टेक्स्ट होता है, हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है HTML लैंग्वेज के द्वारा हम जो वेब पेज तैयार करते हैं, जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। तो इसकी सहायता से कोई भी हम जो है वेब पेज तैयार करते हैं, तो उस वेब पेज के जो कंटेंट है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इस प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, जिसका नाम है HTTP। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है। ठीक है, सबसे शुरू में इसको वेबसाइट की यूआरएल में रखा जाता है। उसके बाद होता है FTP। तो जैसे आप देखिए, डाउनलोड और अपलोड तो सुने होंगे आपने। डाउनलोड और अपलोड यानी कि इंटरनेट से कोई चीज़ें हमारे कंप्यूटर में लाना डाउनलोड कहलाता है, और हमारे कंप्यूटर से इंटरनेट में अपलोड करना क्या कहलाता है, मतलब भेजना अपलोड कहलाता है। तो इन दोनों काम को करने के लिए यहाँ पे इस प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, जिसका नाम है FTP। FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है। फिर होता है SMTP। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि जो ईमेल होता है, ईमेल को मेंटेन करने के लिए, यानी कि ईमेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेंटेन करने के लिए जो प्रोटोकॉल का यूज़ होता है उसको बोला जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और अधिक प्रोटोकॉल भी होती है, उनको हम बाद में विस्तार से जान लेंगे। अभी हमारे पास में बेसिक तौर पर जो टॉपिक है वो इंटरनेट हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए, जो नेटवर्क है, मतलब जो इंटरनेट है वो कैसे वर्क करता है। तो आपको पता है एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क है। जैसे इंडिया में एक कंप्यूटर में कनेक्ट है तो ग्लोबली देखिए एक आईएसपी के माध्यम से जो है अलग अलग जो है सैटेलाइट्स है। मतलब पहले तो ये जो है नेटवर्क किससे कनेक्ट होगा, एक कंप्यूटर के माध्यम से हम फिर आईएसपी में कनेक्ट होंगे फोन लाइन के माध्यम से। उसके बाद आईएसपी कहाँ कनेक्ट होगा, सैटेलाइट के माध्यम से। और सैटेलाइट जो है अन्य देशों, यानी कि जैसे अमेरिका की बात करें, लंदन की बात करें, अलग अलग देशों में आपस में हम जो है इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हो जाते हैं और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जो है हम सूचनाओं को भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इंटरनेट यहाँ पे देखने को मिलता है। और देखिए यहाँ पे हम बात करें इंटरनेट की, तो देखिए मैंने बताया था जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में जो होते हैं, कंप्यूटर हमेशा 0 1 को समझता है। तो कंप्यूटर 0 1 को समझता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए
फ़ोन लाइन जो हमेशा एनालॉग सिग्नल को यहाँ पर सपोर्ट करती है। एनालॉग सिग्नल यानी कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है जैसे का वैसा, अगर मैं फ़ोन पे बात करूँ तो भी आपको वैसा सुनाई देगा जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो वो क्या है, वो एक एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल मतलब आप इस प्रकार से ऐसे देख सकते हैं। और डिजिटल सिग्नल यानी कि 0 1 के फॉर्मेट में जो चलते हैं, तो डिजिटल जो 0 1 वाला जो फॉर्मेट है उसको डिजिटल सिग्नल बोला जाता है, और हमारी वॉइस जैसे कि वैसे जाए उसको बोला जाता है एनालॉग सिग्नल। तो यहाँ देखिए कन्फ्यूजन क्या है कि भाई इंटरनेट जो टेलीफोन लाइन है उसमें एनालॉग सिग्नल बह रहा है और यहाँ कंप्यूटर में 0 1, और सामने वाले के पास भी यहाँ कंप्यूटर है और वो भी 0 1 वाला है, परंतु यहाँ फिर से टेलीफोन लाइन में एनालॉग सिग्नल है। तो देखिए दोनों में आपस में कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसको बोला जाता है मॉडेम। अब मॉडेम क्या करता है, मॉडेम दो शब्दों से मिलकर बना है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन यानी 0 1 को एनालॉग में करना। देखिए 0 1 वाला ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ से ईमेल भेज रहा हूँ, तो ईमेल कैसा भेजा जाएगा, 0 1 के फॉर्मेट में, पर भेजा किससे जाएगा, टेलीफोन लाइन के माध्यम से, आईएसपी यानी इंटरनेट के माध्यम से, और फिर उधर दूसरी आईएसपी में जाकर वो कहाँ जाएगा, दूसरे कंप्यूटर में जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 0 1 को एनालॉग में यानी कि जो टेलीफोन लाइन वाली जो भाषा उसमें कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस की जरूरत होती है जिसे बोला जाता है मॉडेम, और इसको बोला जाता है मॉड्यूलेशन। और यहाँ से ये सिग्नल चला गया किसमें, इंटरनेट के माध्यम से, और फिर दूसरी आईएसपी में कनेक्ट हुआ, फिर टेलीफोन लाइन से बहते हुए एनालॉग सिग्नल कहाँ गया, मॉडेम में। अब मॉडेम यहाँ से देखिए एनालॉग सिग्नल जो है कहाँ चला जाएगा, एनालॉग सिग्नल मॉडेम के माध्यम से 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और सामने वाला जो यूज़र है जिसे मैंने ईमेल भेजा हो वो उसको आसानी से पढ़ सकता है। ठीक है, अब कंप्यूटर में तो वो हमारी भाषा में दिख जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर में आपको पता है ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज़ होते हैं। ट्रांसलेटर प्रोग्राम मतलब एक होता है असेंबलर, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर, और एक और चीज़ होती है, एक इनक्रिप्शन होता है, एक डिक्रिप्शन होता है। तो एनक्रिप्शन मतलब हमारे द्वारा भेजा गया ईमेल जो है किसी कोड में कन्वर्ट करके भेज दिया जाएगा और सामने वाले यूज़र के पास जाकर उसको डिक्रिप्ट कर देगा, यानी कि उसी भाषा में कन्वर्ट कर देगा, तो इसको डिक्रिप्शन बोलते हैं। तो एनक्रिप्शन मतलब कोड में कन्वर्ट करना और कोड को फिर अपनी भाषा में कन्वर्ट करना डिक्रिप्शन होता है। तो ये देखिए आपको वर्किंग समझ में आ गई होगी इंटरनेट की कैसे वर्क करता है। अब इंटरनेट का जो इतिहास है वो हम देख लेते हैं। इतिहास मतलब इंटरनेट का जो है जन्म कैसे हुआ, इंटरनेट का बॉर्न कैसे हुआ। तो सबसे पहले इंटरनेट की जो शुरुआत है अमेरिका सेना द्वारा पेंटागन अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा की गई थी। 1969 की अगर बात करें तो ARPANET नाम का एक नेटवर्क बनाया गया था। मतलब क्या है इसका, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इसको बोला जाता है। और ये एक नेटवर्किंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, मतलब वहाँ पे सेना को ज़रूरत थी कि अपनी कुछ सूचना डाटा को जो है इंटरनेट के माध्यम से वहाँ पे सेना से संबंधित रख सके, ताकि कुछ युद्ध हो, कुछ दुर्घटना हो तो वो सूचनाएं जो है सुरक्षित रखी जा सके। तो उसी के लिए एक नेटवर्क बनाया गया था बेसिक तौर पर, जिसको बोला जाता था ARPANET। और इसका इस्तेमाल युद्ध के समय बिना किसी मुश्किलों के गोपनीय सूचना भेजने और संचार व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। थोड़े समय के बाद देखें तो उससे मिलने वाले लाखों लाभ यानी कि जो एडवांटेजेस है उसको देखते हुए जो शोधकर्ता थे, रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट थे, मिलिट्री के जो लोग थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ये जो है इसका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में करने लगे। इसी के साथ में एक पर्सन है जिनका नाम था वे जो है विंट सर्प इनको बोला जाता है, या विंटन ग्रे सर्प इनको बोला जाता है पूरा नाम, और साथ में इनके थे वॉपकैन। ये दोनों पर्सन को यहाँ पे इंटरनेट का जनक माना जाता है। इनके द्वारा क्या किया गया, ये दोनों शख्स के द्वारा 1970 में इंटरनेट की शुरुआत की गई और इसलिए इंटरनेट का जनक इनको माना जाता है। एक और पर्सन थे रेटॉम लिंसन, इन्होंने 1972 में पहला ईमेल भेजा। 1972 में इनके द्वारा पहला ईमेल भेजा गया और ब्रिटिश डाकघर में पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल साल 1979 में किया गया। ठीक है, मतलब नई जो टेक्नोलॉजी थी उसके रूप में इसका इस्तेमाल किया गया और इसके बाद ही कंप्यूटर तकनीकी में तेजी से विकास हुआ। नेशनल साइंस फाउंडेशन ने कुछ हाई स्पीड कंप्यूटरों को जोड़कर 1980 में एक नेटवर्क को तैयार किया जिसे NSF नेट जो है उसको बोला जाता है, जिसके बाद इंटरनेट जो है इसकी नींव यानी बेसिक तौर पर इसकी जो आधारशिला यहाँ पर रखी गई। और इसी साल अगर देखें तो बिल गेट्स इसकी कंपनी थी, बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि IBM कंप्यूटर का था उस पर लगाने का ये सौदा मतलब जो है यहाँ पे एग्रीमेंट किया। और इसके साथ ही हम देखें तो 1984 में हमको क्या देखने को मिलता है, इस नेटवर्क से जो 1000 से भी ज़्यादा निजी कंप्यूटर यहाँ पे जुड़ गए। इसके बाद धीरे धीरे इसमें तेज़ी से विकास हुआ। आज इसके जो है दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क के रूप में ये धारण कर चुका है इंटरनेट। मतलब कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं है। बिना इंटरनेट के आज के जीवन की कल्पना करना असंभव माना जाता है किसी भी व्यक्ति की। आम जनता की अगर बात करें तो आम जनता के लिए साल 1989 में इंटरनेट को खोल दिया गया, जिससे जो है इस्तेमाल बड़े स्तर पर लोगों द्वारा कम्युनिकेशन यानी कि संचार के लिए, रिसर्च यानी कि शोध के लिए किया जाने लगा। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW जो है इसकी खोज की अगर बात करें तो इसकी खोज जो है 1990 में की गई। और किसके द्वारा की गई, एक पर्सन थे टिम बर्नर-ली, इनके द्वारा इनकी खोज की गई। और इसके बाद इस क्षेत्र में और अधिक तेजी से यहाँ पे विकास होता चला गया। शिक्षा एवं रिसर्च से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए हाई स्पीड नेटवर्क को विकसित करने के उद्देश्य से यहाँ पे 1991 में नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क, जिसे NREN बोला जाता है, इसकी स्थापना की गई।
इसके बाद हम देखते हैं 1990 के दशक में जो है बेसिक तौर पर जो इंटरनेट है उसका विकास। तो देखिए यहाँ पे 1990 में जो ARPANET बना था, ARPANET तो 1969 में बना था, तो ARPANET को यहाँ पे रद्द कर दिया गया, यानी कि भंग कर दिया गया। 1991 में मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में गोफर को विकसित किया गया और गोफर इंटरनेट पर सूचना देने व ढूंढने के लिए एक जो है हायरार्किकल का मतलब होता है एक ट्री स्ट्रक्चर, यानी कि इस प्रकार से हम देख सकते हैं एक मीनू पर आधारित विधि थी और इस टूल ने इंटरनेट को अधिक आसान बनाया। इसके अलावा 1993 की अगर बात करें तो सर्न यानी कि यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जो कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जिनेवा में जो है, इसके वैज्ञानिक जो थे टिम बर्नर ली, जैसे कि मैंने बताया WW का जो विकास है वो टिम बर्नर ली के द्वारा किया गया। तो टिम बर्नर ली को यहाँ मतलब टिम बर्नर ली ने WWW को वर्ल्ड वाइड वेब को विकास किया या विकसित किया। WWW इंटरनेट पर सूचनाओं को व्यवस्थित करने, यानी कि एक प्रकार का बड़े स्तर का डाटाबेस है ये, उसको प्रदर्शित करने व एक्सेस करने के लिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि HTTP जो प्रोटोकॉल हमने पढ़े हैं, और वह हाइपरलिंक का यहाँ पे उपयोग करता है, यानी कि क्लिक करे तो कहीं दूसरी लोकेशन पर वो पहुँचाएगा। इसके साथ ही 1993 में NSF नेट जो है बैकबोन पुनः T3 में परिवर्तित हुआ, और जिसका तात्पर्य क्या है, एक सेकंड में या तो 45 मिलियन बिट्स डेटा या फिर 1400 टेक्स्ट पेज को ट्रांसमिट कर सकता था एक सेकंड में। इसके अलावा 1993-94 में मोज़ेक और जो नेटस्केप नेविगेटर है, ये ब्राउज़र एक प्रकार का, जैसे कि गूगल क्रोम है उसी प्रकार का नेटस्केप नेविगेटर था, जैसे ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मार्केट में आए और इंटरनेट कम्युनिटी में काफ़ी चलन बढ़ा, और इन ब्राउज़र की जो ग्राफिक्स क्षमता थी WW व इंटरनेट आम आदमी तक पहुंचाने में आसान बना सकता था। साथ ही भारत की अगर बात करें तो भारत में विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा टेलीफोन लाइन के जरिए भारत में जो है सबसे पहले इंटरनेट का इस्तेमाल 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया, और शुरुआत में जो है देश के करीब 20 से 30 कंप्यूटर ही इंटरनेट से जुड़े थे या जुड़ सके थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखेंगे रिक्वायरमेंट, यानी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट क्या है वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़े हैं बेसिक तौर पर, जो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने जो मेंस और प्री दोनों के टॉपिक को यहाँ पे कवर किया है। तो इंटरनेट क्या होता है वो हमने देखे हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक प्रकार का नेटवर्क है WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क, और बेसिक तौर पर हम जो है प्रोटोकॉल के बारे में जाने, TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP। उसके बाद हमने नेटवर्क कैसे वर्क करता है इंटरनेट, उसके बाद हम देखें बेसिक तौर पर उसकी जो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती हैं, इंटरनेट का वोन कैसे हुआ, ठीक है, ये हिस्ट्री हमने देखें, और ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बाद के जो टॉपिक है हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें कवर करेंगे। टेलीग्राम चैनल सरकार स्टडी वेब्स, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ चर्चा परिचर्चा उत्तर लेखन ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जो है मेंस आंसर राइटिंग को यहाँ पर साथ में लेकर चले। प्री आ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेंस को छोड़ देना है, मेंस को आपको साथ में लेकर चलना है, क्योंकि बाद में इसके लिए आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है इंटरनेट से संबंधित हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे जाने थे, जो कि आपके प्रीलिम्स के अंतर्गत 9 नंबर का जो चैप्टर है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत आपको इंटरनेट टॉपिक देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको मेंस के अंतर्गत पेपर नंबर 3 यानी कि साइंस एंड टेक के अंतर्गत आपको इंटरनेट वाला टॉपिक देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत हमने जो है इंटरनेट की कुछ बेसिक चीज़ें जाने थे पिछली क्लास में, साथ में हमने जो है कुछ जो है प्रोटोकॉल क्या होते हैं वो जाने थे, इंटरनेट कैसे वर्क करता है, ठीक है, जो वर्किंग प्रोसेस है उसकी वो जाने थे, इंटरनेट का इतिहास यहाँ पे हमने देखे थे। तो ये सारी चीज़ हम देख लेते हैं। अब इसके बाद हम जो है आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है इंटरनेट को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, मतलब इंटरनेट आपके कंप्यूटर में किस प्रकार चल सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास में रिक्वायरमेंट होती है ISP की। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब ऐसी कंपनी या ऐसी संस्था जो कि हमें इंटरनेट की सेवा प्रदान करने का काम करती है, इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या शॉर्ट में उसको बोला जाता है ISP। तो ISP क्या क्या हो सकती है, ISP हो सकती है जैसे कि सबसे पहले अगर देखें तो BSNL होता है, एयरटेल होता है, ये जो है वर्तमान में देखें तो जियो है, वोडाफोन आइडिया यानी कि VI है। तो ये सभी जो कंपनी है जो हमको इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है वो क्या कहलाती है, वो ISP कहलाती है। ISP के द्वारा अलग अलग प्रकार की सेवा यहाँ पे दी जाती है। तो आपको नॉर्मली यहाँ पे बेसिक तौर पर याद रखना है, ऐसी कंपनी या ऐसी संस्था जो कि यूज़र को इंटरनेट की सेवा प्रदान करने का काम करती है ISP कहलाती है। दूसरी चीज़ होती है कनेक्शन की। तो कनेक्शन, जब ISP की बात करें तो ISP से हमको एक कनेक्शन लेना पड़ता है। कनेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ देखिए आपको अलग अलग प्रकार के प्लान मिलते हैं, ठीक है, मंथली मिलते हैं, डेली वाले प्लान मिलते हैं, ईयरली जो प्लान है वो मिलते हैं, 6 मंथ वाले प्लान मिलते हैं, 5 ईयर वाले। तो अलग अलग प्लान लेना पड़ता है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कनेक्शन लेना पड़ता है। जब कनेक्शन की बात हो जाती है तो आपको लाइन यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है। अब लाइन अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो आज की डेट में अगर देखें तो वायरलेस यहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा चल रही है,
परंतु फिर भी वायरलेस के लिए भी हमको हमारे घर पर या हमारी बिल्डिंग पर जो है एक जो है रूटर या फिर जो रिसीवर है जो कि इंटरनेट को एक्सेस कर सके वो लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर हमारे यहाँ पे वायरलेस यहाँ पे चल पाता है। तो नेक्स्ट जो होता है कनेक्शन लाइन की। फिर कनेक्शन लाइन हमारे पास में आ गई। अब बात होती है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में नेट कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है एक मॉडेम की। तो मॉडेम होता क्या है? मॉडेम का मतलब होता है, देखिए, दो भागों से मिलकर बना। एक तो मॉड्यूलेशन कहलाता है और एक कहलाता है डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन से मिलकर क्या बना है? मॉडेम। और जो क्या करता है, जो मैंने पहले बता चुका हूँ पीछे की क्लास में, मॉडेम एक प्रकार का मीडिएटर के तौर पर काम करता है, जो कि 0-1 को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को 0-1 में, दोनों सिग्नल को यहाँ पर ट्रांसमिट करने का काम करने वाली डिवाइस जो होती है मॉडेम कहलाती है। मॉडेम दोनों यहाँ पे मतलब जो रिसीवर है उसके कंप्यूटर में भी लगा होता है और जो भेजने वाला उसके कंप्यूटर में भी यहाँ पे मॉडेम लगा होता है, क्योंकि बीच में आपको पता होगा एनालॉग सिग्नल बहते हैं और कंप्यूटर जो है ओनली 0-1 को यहाँ पे पढ़ पाता है। तो यहाँ दोनों के मध्य यहाँ समस्या ना हो, इसलिए मॉडेम को लगाया जाता है। अब मॉडेम से जो सिग्नल है वो कहाँ पाया गया? पीसी में। पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, या तो लैपटॉप हो सकता है या डेस्कटॉप हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसके थ्रू हम यहाँ पे जो है इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। अब पीसी हमारे पास में होगा। पीसी के बाद आपके कंप्यूटर में जो होता है, कंप्यूटर तो एक प्रकार की मशीन है, तो मशीन में जो इंटरनेट है उसको चलाने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, उसका नाम होता है ब्राउज़र। और ब्राउज़र अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम हो सकता है सबसे बेस्ट ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ में ही यहाँ पे इनबिल्ट होता है विंडोज़ के साथ में, जैसे कि विंडोज़ 10 की अगर बात करें तो वहाँ पे इनबिल्ट आता है। उसके बाद मोज़िला फायरफॉक्स हो सकता है, ओपेरा मिनी हो सकता है। तो ये सभी जो है इंटरनेट चलाने के लिए एक प्रकार के ब्राउज़र है। और ब्राउज़र एक जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेबसाइट या किसी भी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करने का काम करता है हमारे पीसी पर। अब बात होती है, ब्राउज़र तो हमने देख लिया, ब्राउज़र हम विस्तार से आगे भी देखेंगे। अब बात होती है सर्च इंजन की। सर्च इंजन क्या होता है? एक ऐसी वेबसाइट जो क्या करती है, किसी भी इंफॉर्मेशन को ढूंढ कर लाकर यूज़र के सामने प्रदर्शित करती है, जो हम जिसे हम क्या बोलते हैं? सर्च इंजन। लाइक हम बोल सकते हैं www.google.com, ठीक है, www.yahoo.com। तो एक प्रकार के क्या है, ये सर्च इंजन है। सर्च इंजन मतलब देखिए नाम से स्पष्ट है, सर्च करने वाले जो वेबसाइट होती है या सर्च करने का जो भी माध्यम होता है जिसे हम बोलते हैं सर्च इंजन। इसके बाद होती है वेबसाइट। अब किसी भी इंटरनेट मतलब कोई भी व्यक्ति अगर इंटरनेट चला रहा है तो उसके पास में वो मतलब जिस वेबसाइट को सर्च करना चाहता है वो वेबसाइट होना जरूरी है। तो इंटरनेट पर वेबसाइट होना जरूरी है। वेबसाइट होती क्या है? वेबसाइट का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के पेजेस जो कि वेब पेज कहलाते हैं। वेब पेजेस का कलेक्शन क्या कहलाती है? वेबसाइट कहलाती है। ठीक है, जो कि अलग अलग, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई संस्था है, जैसे मान लीजिए SSW एजुकेशन है, तो उससे संबंधित यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी, यानी कि स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेगी। तो एक ही संस्था या एक ही कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखाने के लिए यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं? वेबसाइट का। और वेबसाइट का एक नाम होता है, नाम को हम बोलते हैं डोमेन नेम, या फिर URL के माध्यम से उसको हम टाइप करते हैं। जैसे www.sarkarstudywaves.com है, उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट के रूप में। उसके बाद वेब पेज। वेब पेज का मतलब होता है जिस प्रकार डॉक्यूमेंट हमारा बनाते हैं हम MS वर्ड, उसमें विभिन्न प्रकार के पेजेस होते हैं, उनको हम पेज बोलते हैं। परंतु वही चीज़ अगर इंटरनेट पर शो हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेब पेज, यानी इंटरनेट का पेज। और वेब पेजेस से मिलकर क्या बनता है? वेबसाइट बनती है। वेब पेजेस किससे मिलकर बनते हैं? वेब पेजेस मिलकर बनते हैं HTML टैग से। अब HTML टैग क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि वेब पेज बनाने का काम करती है। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो पेयर्स में जो टैग है वो लिखे जाते हैं और जो प्रदर्शित नहीं होते उसके अंदर जो कंटेंट होता है वही यहाँ पर प्रदर्शित होता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, यानी कि इंटरनेट को चलाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ISP कनेक्शन लाइन की ज़रूरत पड़ती है, मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है, PC की, ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, सर्च इंजन की ज़रूरत पड़ती है, वेबसाइट की, उसके बाद वेब पेजेस की। तो ये कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे होना चाहिए, तभी एक व्यक्ति आसानी से इंटरनेट यहाँ पे चला सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेट के यूजेस। तो आप कॉमनली देखिए इंटरनेट के यूजेस तो मैं बताऊँ भी ना तो आपको इतने सारे याद होंगे कि आप जो है लिख नहीं पाओगे। तो आपको कॉमनली जो है 8-10 यहाँ पे याद होना चाहिए। उसके बाद इनके डिसएडवांटेजेस या इनके दुरुपयोग भी आपको याद रखना है। जैसे कम्युनिकेशन में मतलब एक जगह बैठा व्यक्ति दुनिया के किसी भी जगह पर बैठे व्यक्ति से आसानी से यहाँ पर कम्युनिकेशन या संचार माध्यम जो है संचार के माध्यम से कनेक्टिविटी यहाँ स्थापित कर सकता है, यानी कि सूचनाओं को एक जगह दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सकता है। दूसरी चीज़ होती है सर्च इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन को आसानी से कुछ ही सेकंड में यहाँ पर सर्च कर सकता है। जैसे आप गूगल के अंतर्गत गए और गूगल के अंतर्गत जाने के बाद आप जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर लेते हैं। आज की डेट में तो बोलकर सर्च किया जा सकता है, जैसे बोलते हैं ना ओके गूगल, या फिर जो भी है
आईपैड में अगर बोले तो हाय सीरी करके बोला जाता है। तो इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए हम जो है काफ़ी आसानी से इसको सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। नेक्स्ट होता है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन। मनोरंजन किस प्रकार कर सकते हैं, देखिए आप या तो ऑनलाइन गाने सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, कोई चीज़ों को यहाँ पे मतलब जो है मनोरंजन के तौर पर गेम खेल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से आपको मिल सकती है, किसके लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो आप इंटरनेट का यूज़ करके एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है शॉपिंग। शॉपिंग का मतलब होता है खरीदी करना। तो खरीदी कैसे, जैसे आप मार्केट में जाते हो, कोई शॉप से कुछ सामान खरीद कर लाते हो, उसी प्रकार आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी साइट से, जो कि ई कॉमर्स की साइट कहलाती है, जैसे कि मान लीजिए अमेजन की साइट ले लीजिए, फ्लिपकार्ट की साइट ले लीजिए, इसके अलावा मिंत्रा, ये बहुत सारी जो साइट है जिसके माध्यम से, जो ई कॉमर्स की साइट कहलाती है, इनके माध्यम से हम जो है घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है। और हमारे घर पर जो है मतलब हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर देंगे और हमारे घर बैठे जो है सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो पाएगी, ठीक है। कुरियर जो वह होता है उसके द्वारा डिलीवर कर दिया जाएगा। उसके बाद एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन कोई शक की बात ही नहीं। आप अभी अगर लेक्चर पढ़ रहे हैं तो आप एजुकेशन मतलब इंटरनेट की सहायता से आप यूट्यूब में क्या कर रहे हो, इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं, यानी कि आप एजुकेट एक प्रकार से शिक्षा को ग्रहण कर रहे हो। तो इंटरनेट के माध्यम से कोई ट्यूटोरियल हम पढ़ सकते हैं, दूसरी चीज़ वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी आइडियो वगैरह जो एजुकेशन से रिलेटेड, इनको सुनकर हम जो है शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। नेक्स्ट जो होता है टू प्रोवाइड गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन, ठीक है। और हमने ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ा था, मतलब कोई भी जो प्रशासन है वो क्या करता है, इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो सिटीजन है यानी जनता तक पहुंचाने में यहाँ पे काफ़ी लाभदायक होता है इंटरनेट, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं जिनके माध्यम से जो है क्या कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंटरनेट के माध्यम से अपनी जो योजनाएं है जनता तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे इसको सहायता लेती है इंटरनेट की। तो ये काफ़ी यूजेस है, ठीक है। आप जितना लिखना चाहो उतना लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, कोई कमी नहीं है, पर लिखना उतना नहीं है जितना ज़रूरत हो, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस की अगर बात करें तो यूजेस और एडवांटेजेस कॉमन रूप से यूज़ करने को देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑनलाइन सर्विस यहाँ देखने को मिलती है एडवांटेजेस के अंतर्गत। ऑनलाइन सर्विस में आप देखें जैसे बिजली बिल आप पे कर सकते हो, ठीक है, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, डीटीएच रिचार्ज और अन्य प्रकार की जो सेवाएं है वो आप ऑनलाइन यहाँ पे अवेलेबल हो पाती है इंटरनेट के माध्यम से। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी कि डॉक्यूमेंट जो होता है जैसे पीडीएफ के फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमारे काम का है वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। सोशल मीडिया, आज की डेट में देखिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, परंतु सोशल मीडिया काफ़ी लाभदायक है। कैसे, जैसे आप किसी से कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ सोशल मीडिया लाभदायक होती है, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सअप है, या फिर हम बोल सकते हैं ट्विटर है, ये सभी क्या है, कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए यहाँ पर सोशल मीडिया काफ़ी लाभदायक होती है, जो कि इंटरनेट की सहायता से ही यहाँ पर चलती है। बिल पेमेंट, जैसे कि मैंने बताया अभी, बिजली बिल है, इलेक्ट्रिसिटी जो मतलब बिजली बिल, या फिर जो हम बोल सकते हैं मोबाइल का बिल, गैस का बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, ये सभी बिल जो है हम ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से पे कर सकते हैं। एजुकेशन में हमको इंटरनेट काफ़ी लाभदायक होता है, जैसे कि मैंने बताया। ऑफिस में भी आपको इंटरनेट काफ़ी लाभदायक देखने को मिलता है। जॉब सर्च करने में भी पहले के डेट में ऑफलाइन यहाँ पर फॉर्म भराए जाते थे, परंतु वर्तमान की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है जॉब से रिलेटेड। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। फिर डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें, डिसएडवांटेजेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि समय की बर्बादी। मतलब कोई व्यक्ति अगर उसमें जो है इंटरनेट में अगर चला गया, मतलब जैसे अगर मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं उदाहरण के तौर पर, और कोई नोटिफिकेशन आ गई तो आप क्या कर सकते हैं, उसी में चले गए, उस नोटिफिकेशन के माध्यम से किसी और नोटिफिकेशन को देखे तो वहाँ चले गए। तो इस प्रकार आपका जो समय है वो पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, एक प्रकार से समय की बर्बादी हो रही है। मतलब खास करके अगर जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उसकी अगर बात करूँ मैं, तो समय की बर्बादी उसके लिए काफ़ी यहाँ पर नुकसानदायक हो सकती है इंटरनेट के द्वारा। फिर उसके बाद मुफ्त नहीं का मतलब, जैसे अगर आप इंटरनेट चला भी रहे हो तो आपको वहाँ पे जो है डाटा के लिए पे करना पड़ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें आपका जो है किसी कारणवश जो है अनावश्यक विभिन्न प्रकार की जो कंपनी है वो डाटा को यहाँ पे अनावश्यक रूप से यहाँ कट कर लेती है। तो इससे क्या होता है, इससे एक प्रकार से नुकसान होता है जो कस्टमर होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मुफ्त अवेलेबल नहीं है, मतलब फ्री में नहीं है, और साथ में समय की बर्बादी हो रही है। साइबर का खतरा, आज की डेट में आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। मतलब जो घर में हमारी संपत्ति वो चोरी होने से ज़्यादा हमारी इन्फॉर्मेशन चोरी होना ज़्यादा खतरा माना जा रहा है। तो यहाँ देखिए प्राइवेसी का नुकसान होता है। प्राइवेसी का नुकसान मतलब हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन हम हमारी सोशल मीडिया पर डालते हैं तो उससे क्या होता है, सामने वाला गलत यूज़ कर सकता है, उस पर वायरस का हमला हो सकता है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से संबंधित अगर इन्फॉर्मेशन उसमें भी सेंधमारी हो सकती है, ठीक है, मतलब हैकिंग की जा सकती है बैंक से रिलेटेड, और आपके बैंक से पैसे भी निकाले जा सकते हैं, किसके द्वारा, साइबर जो है प्रॉब्लम के द्वारा। उसके बाद
विश्वसनीयता का अभाव, यानी कि देखिए आप अगर पासवर्ड आईडी यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं तो क्या होता है, आपको ये कंफर्म भरोसा नहीं है कि ये सेव रहेगा नहीं रहेगा। कभी भी आपका पासवर्ड जो है रीसेट करने का मैसेज आ जाता है, या फिर कभी भी आपका पासवर्ड जो है गायब हो जाता है तो आपको फॉरगेट करना पड़ता है, या फिर किसी के अन्य व्यक्ति के द्वारा जो है ओपन कर लिया जाता है उसको। तो इससे क्या होता है, विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी बहुत कम यहाँ देखने को मिलती है। विविधता लेकिन एक्सेस नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ देखिए अलग अलग प्रकार से जो इंटरनेट में सेवा उपलब्ध होती है, परंतु हम उनको सभी चीज़ों को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाते। तो ये बहुत सारे यानी कि डिसएडवांटेजेस यानी कि इसके नुकसान हैं। आप जितना लिखना चाहो उतना लिख सकते हैं, ठीक है, और जो है फ़ायदे भी लिख सकते हैं। दोनों ही आपको यहाँ पे लिख कर देखना है अपने हिसाब से 10-10 पॉइंट। तो एक तो आपको लाभ भी लिखना है 10 पॉइंट, और एक आपको नुकसान यानी कि जो घाटे हैं वो भी लिखना है 10 पॉइंट। तो ये कंप्लीट रूप से आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हु कंट्रोल इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरनेट का स्वामी कौन है। स्वामी मतलब इंटरनेट का कोई मालिक है क्या। तो आपके दिमाग में आता होगा कि इंटरनेट का मालिक हो सकता है, तो जैसे कि अमेजन है, बड़ी बड़ी जो साइट है, यानी कि अमेजन तो हम अलग से बोल दिए, जैसे कि विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं होती है, जैसे बिल गेट्स हो गए, ठीक है, और जो बड़े बड़े टाटा कंपनी, तो ये जो संस्था है, ये जो भी है, आप ऐसा समझते होंगे कि इंटरनेट के मालिक है, परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि इंटरनेट में आप देख सकते हैं अपनी खुद की वेबसाइट भी इंटरनेट पर अगर है तो आप भी एक प्रकार से उसके मालिक की श्रेणी में आते हो। तो जैसे हम देखें तो इंटरनेट का मालिक जो होता है कोई एक व्यक्ति, संस्था या कंपनी नहीं है, और ना ही इस बृहद नेटवर्क को किसी देश या राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इंटरनेट का मालिक जो है बिल गेट्स है या फिर मार्क जुकरबर्ग, तो ये सभी गलत माने जाते हैं, क्योंकि गूगल का जो मालिक है लैरी पेज एवं सर्गी ब्रेन ने जो है इंटरनेट नहीं बनाया है। इसके अलावा इंटरनेट किसी एक की संपत्ति नहीं है, ना ही हो सकती है, जबकि यह तो कई तकनीकों का आपस में मेल है जिन्हें अलग अलग कंपनी, संस्था, व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे कि अमेजन के वहाँ पे जो है इंटरनेट के माध्यम से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, किसमें, अमेजन या फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट अपनी जगह, अमेजन अपनी जगह, या फिर और कोई साइट है अपनी जगह। तो ये जो है देखिए इंटरनेट में ये व्यक्ति नहीं रहेंगे तो यहाँ पे इंटरनेट की कोई वैल्यू रहेगी कि नहीं। तो इंटरनेट में जो है इंटरनेट के मालिक हम देखें तो सभी व्यक्ति यहाँ पे माने जाते हैं। सभी व्यक्ति मतलब सभी अन्य अपनी अपनी जो है अहम भूमिका निभाते हैं, तब कहीं जाके इंटरनेट यहाँ पे कंट्रोल हो पाता है। तो इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए एक व्यक्ति, एक संस्था, एक कंपनी यहाँ पे, एक राज्य, एक देश यहाँ पे संपूर्ण नहीं माना जाता। इसके लिए सभी की सहभागिता बहुत ज़रूरी होती है। तो इंटरनेट के यहाँ पे हम देखें कंप्लीट रूप से स्वामी एक व्यक्ति नहीं होगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़े। इसके बाद हम जो है बाकी की चीज़ें, यानी कि जो नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, जैसे हम ब्राउज़र की बात करें तो ब्राउज़र हम विस्तार से जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो रिक्वायरमेंट हमने देखे, रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है इंटरनेट को चलाने के लिए, ये सारी चीज़ हमने देखी यहाँ पे। इसके बाद देखिए जो है हमने इंटरनेट के यूजेस देखे, इंटरनेट के क्या यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद हमने एडवांटेजेस देखे, यानी कि इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे। उसके बाद इसके घाटे यानी कि डिसएडवांटेजेस के बारे में देखें, और साथ में हमने जो है इंटरनेट का स्वामी कौन होता है वो हमने यहाँ पर देखें। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है, किसका, सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन का। तो आप उसको भी जाकर वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, और साथ में टेलीग्राम चैनल और जो ग्रुप है उसको भी जाकर आप ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। चलिए हम पढ़ने वाले हैं अब वेब ब्राउज़र के बारे में। हमारे इंटरनेट के जो है क्लास चल रही है यहाँ पे, जिसमें इंटरनेट से संबंधित हमने 2 क्लास ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे वेब ब्राउज़र के बारे में। वेब ब्राउज़र होता क्या है आपको ऑलरेडी पता होगा। ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको पता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उस कैटेगरी में आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो वह ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र की आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र जो होता है इंटरनेट का यूज़ करने के लिए एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर में, और एक जो है ऑलरेडी होता है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और एक जो अलग से इंस्टॉल करते हैं वो होते हैं। तो अलग से इंस्टॉल करते हैं वो भी हम देखेंगे यहाँ पे, और जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है वो भी यहाँ पे देखेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के मेंटेनेंस के लिए उपयोग होते हैं, यानी कि समय समय पर कंप्यूटर में जो है वायरस को क्लीन करने के लिए, या फिर टेम्परेरी फाइल को क्लीन करने के लिए, या फिर डिस्क के स्पेस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे यूज़ होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो किस कैटेगरी में आता है? वो आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में, और जिसका प्रयोग जो है हम इंटरनेट का उपयोग करने के लिए करते हैं। तो वेब ब्राउज़र के बारे में ही हम यहाँ पर विस्तार से जानने वाले हैं इस क्लास में। तो वेब ब्राउज़र की अगर बात करें तो एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम इसे हम बोल सकते हैं, जो इंटरनेट पर मौजूद जो वेब पेज होते हैं, जो भी सूचनाएं होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो यूज़र के लिए ढूंढकर जो है
मतलब जो इंसानों वाली भाषा है यानी कि ह्यूमन रीडेबल जो लैंग्वेज होती है उसमें लाकर यहाँ पे अनुवाद करता है। जैसे HTML लैंग्वेज के द्वारा जो है हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं, उस वेब पेज में जो है HTML लैंग्वेज ना दिखकर क्या दिखती है, इन्फॉर्मेशन दिखती है। तो वो काम करता कौन, वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और इन वेब पेजेस में जो जानकारी होती है जैसे ग्राफिक्स हो गया, मल्टीमीडिया हो गई, वेब प्रोग्राम्स हो गया तथा जो साधारण जो टेक्स्ट होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती है वेब ब्राउज़र के अंतर्गत। और एक वेब ब्राउज़र जो होता है स्टैंडर्ड, जो वेब स्टैंडर्ड होते हैं उसके आधार पर जो वेब पेजेस होते हैं उससे डेटा को क्या करता है, फेच करता है, यानी कि एक प्रकार से कम्युनिकेट करता है। और गूगल क्रोम जो है एक प्रकार का लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है जो हम देख चुके हैं, ठीक है। अभी हम उसका प्रयोग करके भी देखेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं इंटरनेट पर मौजूद सामग्री जो होती है उससे जुड़ने के लिए जो लोकेशन होती है, एक साधारण कंप्यूटर या फिर एड्रेस हम बोल सकते हैं, इसका जो कंप्यूटर का नाम होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे ज़रूरत होती है किसकी, यूआरएल की। जैसे हम बात करेंगे अभी यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो टाइप करते हैं। जैसे www.sarkarstudywaves.com, ये हम कंप्लीट रूप से अगर टाइप करेंगे तो वो कहाँ टाइप करेंगे, यूआरएल में। और यूआरएल जो होता है वेब ब्राउज़र के, हर एक वेब ब्राउज़र में सबसे ऊपर एक एड्रेस बार होता है जिससे हम क्या बोलते हैं, यूआरएल होता है, ठीक, यूआरएल बोलते हैं। और किसी भी यूआरएल के दो भाग होते हैं। जैसे एक तो भाग होता है पहला प्रोटोकॉल, जो आप HTTP से समझ सकते हैं। HTTP का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और दूसरा भाग होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम का मतलब होता है सरकार स्टडी वेब्स जो होता है वो डोमेन नेम होता है, ठीक है। उसका प्रकार जो होता है जैसे .com है, .edu है, .mil है, .net है, .gov है, ये उसके प्रकार हो गए, ठीक है। किस प्रकार का जो डोमेन है उसकी अगर बात करें, यानी संस्थान की कैटेगरी को यहाँ पे दर्शाता है। ब्राउज़र के माध्यम से हम जो है इन यूआरएल तक पहुंच पाते हैं और इन यूआरएल्स पर जो मौजूद सामग्री है HTML डॉक्यूमेंट या वेब पेजेस के रूप में होती है। HTML मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके थ्रू वेब पेज को क्रिएट किया जाता है। और ये डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट विशेष प्रकार के HTML कमांड्स द्वारा लिखे जाते हैं। ब्राउज़र इन स्पेशल कमांड्स जिसे हम HTML टैग बोलते हैं, ये पेयर्स में आते हैं, इनको ये पढ़ते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। फिर यूज़र यानी कि हमारे सामने जो है इन्फॉर्मेशन को प्रदर्शित करते हैं हमारी ही लैंग्वेज यानी कि ह्यूमन रीडेबल जो लैंग्वेज होती है उसमें वेब ब्राउज़र जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रदर्शित करने का काम करते हैं। इसके अलावा हम बात करें बेस्ट वेब ब्राउज़र की, तो बेस्ट वेब ब्राउज़र आपके सामने नज़र आ रहा है। जैसे गूगल क्रोम की बात करें, मोज़िला फायरफॉक्स की बात करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें, सफारी ब्राउज़र, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज है और बहुत सारे ब्राउज़र यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, पहले बात करते हैं गूगल क्रोम की। तो गूगल क्रोम मतलब सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला ब्राउज़र अभी माना जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी अगर बात करूँ मैं, तो जो गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम ब्राउज़र को सिर्फ क्रोम के नाम से ही हम जानते हैं। और क्रोम जो होता है इंटरनेट यूज़र की पहली पसंद यहाँ पे होती है। और इस लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का नाम जो है, मतलब इस प्रकार से अगर देखें तो इसको गूगल ने बनाया, यानी कि गूगल ने बनाया इसलिए इसको गूगल क्रोम कहा जाता है। और गूगल ने जो है सन 2008 की बात करते हैं, सन 2008 में क्रोम ब्राउज़र को लॉन्च किया था और यही एक फास्ट और सिंपल ब्राउज़र माना जाता है। क्रोम ब्राउज़र विंडोज़ के साथ साथ जैसे हम अभी विंडोज़ में इसको रन करा पाते हैं, साथ में हम देखें तो इसको लाइनेक्स में भी रन करा सकते हैं। मैक यानी कि हम बात करें किसकी, जो एप्पल के जो भी मशीन्स होती है, जो डिवाइसेस होती है, उसमें हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडोज़ हो गया, लाइनेक्स हो गया, मैक हो गया, इन सभी में, तथा मोबाइल के प्लेटफॉर्म जैसे कि एंड्रॉयड है, विंडोज़ फ़ोन है, आईफोन है, इन सभी में हम गूगल क्रोम को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र लगभग 50 से भी ज़्यादा यहाँ पे लैंग्वेजेस या जो भाषाएं होती है उसको सपोर्ट करता है। मतलब इन 50 लैंग्वेजेस का प्रयोग करके हम इसमें जो है सर्चिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो ब्राउज़र होता है वो होता है यहाँ पे मोज़िला फायरफॉक्स। मोज़िला फायरफॉक्स जो होता है एक प्रकार का डेस्कटॉप मतलब जो डेस्कटॉप ब्राउज़र है और डेस्कटॉप यूज़र के बीच में काफ़ी लोकप्रिय ब्राउज़र माना जाता है। मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र को हम जो है फायरफॉक्स के नाम से जानते हैं, यानी कि ओनली अगर फायरफॉक्स बोले तो भी हम इसको जान सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्रोम बोला जाता था। इसके अलावा इस ब्राउज़र को मोज़िला फाउंडेशन और उसकी सहायक कंपनी मोज़िला कॉरपोरेशन दोनों के द्वारा यहाँ पे मिलकर बनाया गया है। यानी कि मोज़िला जो फाउंडेशन है और मोज़िला कॉरपोरेशन दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से इसको बनाया गया है। फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है और यूज़र फ्रेंडली भी है। साथ में हम देखें तो फायरफॉक्स को हम देखें तो यहाँ पे विंडोज़, जैसे कि यहाँ पे क्रोम चलाया जाता था, विंडोज़ है, उसके अलावा लाइनेक्स है, एंड्रॉयड है, ठीक है, इन सभी के लिए जो है डेवलप किया गया है। फायरफॉक्स का भी मोबाइल वर्जन उपलब्ध है, लेकिन मोबाइल पर फायरफॉक्स की लोकप्रियता कम मानी जाती है क्योंकि गूगल क्रोम सबसे अधिक यहाँ पे चलता है। और कुछ पर्टिकुलर जो ब्राउज़र होते हैं जो पर्टिकुलर मोबाइल कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं वो भी यहाँ पे यूज़ होते हैं, परंतु गूगल क्रोम सबसे अधिक उपयोग होने वाला ब्राउज़र यहाँ पे माना जाता है दोनों ही प्लेटफॉर्म में। यानी कि कंप्यूटर वाले प्लेटफॉर्म में अगर बात करें तो ठीक है, और जो मोबाइल वाले प्लेटफॉर्म में भी गूगल क्रोम का उपयोग ज़्यादातर होता है।
बात करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर की। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ज़्यादातर सरकारी जो वेबसाइट होती है उसको यूज़ करने के लिए काम आता है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको बनाया गया। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम डालते हैं विंडोज़ का, तो उसके साथ में आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का कोई भी वर्जन यहाँ पर इंस्टॉल्ड मिलता है, ठीक है, ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट। हम उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है, पुराना वर्जन अगर जो है चल नहीं रहा तो। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इसको बोला जाता है और इसे हम IE से भी दर्शाते हैं, IE यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर से इसको दर्शाते हैं। IE ब्राउज़र को एक सिक्योर और फास्ट ब्राउज़र माना जाता है। इसे विंडोज़ यूज़र के लिए जो है 1995 सन 1995 में लॉन्च किया गया था और यह शुरुआती वेब ब्राउज़र के रूप में माना जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर की अगर बात करें तो इसका जो एडवांस वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट एज है। माइक्रोसॉफ्ट एज जैसे कि मैंने बताया अभी जो है माइक्रोसॉफ्ट एज जो मैं अभी यूज़ करके बताऊंगा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका एडवांस वर्जन है। यूज़र के लिए अब माइक्रोसॉफ्ट के 2 ब्राउज़र उपलब्ध है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज भी आपको मिलता है विंडोज़ 10 के साथ में, और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आपको मिलता है विंडोज़ 10 के साथ में। तो ये हो गया हमारा कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसके बाद हम बात करते हैं अब सफारी ब्राउज़र की। सफारी ब्राउज़र नाम से स्पष्ट है, ये मैक के साथ में यानी कि आईफोन हो गया, एप्पल के जो भी प्रोडक्ट है उसके साथ में यूज़ होने वाला वेब ब्राउज़र माना जाता है। यानी कि इसको आईफोन में हम चला सकते हैं, एप्पल कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। और यह ब्राउज़र मैक ओएस यानी कि जो मैक होते हैं यानी कि एप्पल वाले जो डिवाइस में चलते हैं मैक ओएस और विंडोज़ ओएस दोनों के लिए यहाँ पर उपलब्ध है सफारी ब्राउज़र। इसकी लोकप्रियता ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैक यूज़र के बीच में यह काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है। यानी कि जैसे आईपैड की बात करें या फिर एप्पल जो आईफोन होते हैं उसकी अगर बात करें तो इसमें ज़्यादातर लोकप्रिय माना जाता है सफारी ब्राउज़र। फिर फाइनली हम एक और देखते हैं ओपेरा ब्राउज़र। ओपेरा ब्राउज़र की अगर बात करें तो काफ़ी पुराना ब्राउज़र माना जाता है, काफ़ी हल्का है। मोबाइल फ़ोन में पहले ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता था। इस ब्राउज़र को ओपेरा सॉफ्टवेयर द्वारा बनाया गया है और 1995 सन 1995 में लॉन्च किया गया था। ओपेरा ब्राउज़र लगभग 40 से अधिक भाषाओं को यहाँ पर सपोर्ट करता है, इसमें उपलब्ध है भाषाएँ। यह ब्राउज़र को जो है विंडोज़ के साथ साथ लाइनक्स, मैक जो है और विंडोज़ मतलब ये तीनों के लिए डेवलप किया गया है। ओपेरा मोबाइल यूज़र के लिए भी उपलब्ध है, लेकिन मोबाइल यूज़र के बीच इसका जो मिनी वर्जन यानी कि ओपेरा मिनी ब्राउज़र के नाम से यहाँ ज़्यादातर लोकप्रिय माना जाता है। तो आई होप ये सारे ब्राउज़र आपको समझ में आए होंगे। ब्राउज़र होता क्या है वो हम समझ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा इसका प्रयोग करके देख लेते हैं, ठीक है। ब्राउज़र क्या होता है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रयोग करके, ताकि आपके दिमाग में एक जो है यहाँ पे पिक्चर क्रिएट हो जाए सारी चीज़ें। तो देखिए मेरे पास में यहाँ पे देखिए एक तो माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यहाँ पे मिल जाएगा और एक गूगल क्रोम, 3 ब्राउज़र यहाँ पे उपलब्ध है। तो पहले मैं आपको क्या दिखाता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर दिखाता हूँ। ऐसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हम ऐसे टाइप करते हैं यहाँ पे और देखिए आप यहाँ जाकर देखिए तो यहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके सामने इनबिल्ट मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं बेसिक सी चीज़ें बताता हूँ, जैसे बैक की बटन होती है, एक फॉरवर्ड की बटन होती है, यहाँ पे एक यूआरएल होता है, यहाँ हम टाइप कर सकते हैं कोई भी यूआरएल। उसके बाद हम देखिए यहाँ से पूरा जो है यूआरएल को हटा सकते हैं। सर्च में हम डायरेक्टली कोई वेब पेज है उसमें से इन्फॉर्मेशन को यहाँ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये टैब होती है, टैब मतलब ये देखिए एक टैब हो गया, ये दूसरी टैब, और प्लस करने के लिए हम इस प्रकार टैब यहाँ जोड़ सकते हैं। इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड से अगर कंट्रोल बटन दबाएं तो हम क्या कर सकते हैं, माउस के स्क्रॉल बार को आगे की ओर घुमाएंगे तो ये देखिए जूम इन होगा और जूम आउट भी हो सकता है। साथ में हम इसकी कुछ सेटिंग्स भी यहाँ कर सकते हैं। जैसे अगर बात करूँ मैं वर्जन देखना है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, तो यहाँ देखिए अबाउट इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐसे करके देख सकते हैं। तो देखिए विंडोज़ 10 है और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का देखिए जो है आपको वर्जन यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। जो एक प्रकार से इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो वर्जन है कंप्लीट रूप से यहाँ डिटेल में आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप ओके कर दीजिए। उसके बाद आप बहुत सारी सेटिंग इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो ये बाकी की चीज़ें हम विस्तार से बाद में कभी देखेंगे, इंटरनेट ऐप वाले जो लेक्चर आएंगे उसमें। इसमें आपको बेसिक सी चीज़ें मैं बता देता हूँ। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल टैब्स कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे क्या, जैसे हम इंटरनेट भी लिखते हैं तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे आ जा रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही अगला एडवांस वर्जन माना जाता है, ज़्यादातर ये उपयोग में आता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल क्रोम जैसे ही सारी फैसिलिटी यहाँ उपलब्ध होती है। जैसे बैक बटन आपको मिल जाएगी, फॉरवर्ड बटन भी मिल जाएगी, रिफ्रेश की बटन भी, होम बटन भी। होम बटन अपने अनुसार कस्टमाइज हो सकती है, यानी कि हम जिस वेब पेज को बाय डिफ़ॉल्ट खोलना चाहते हैं यहाँ पे हम उसको ऐड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ होती है सेटिंग के माध्यम से। ये टैब हो गई, टैब को कंप्लीट रूप से यहाँ क्लोज कर सकते हैं। जोड़ना है तो इस प्रकार हम जोड़ सकते हैं। कंट्रोल टी के माध्यम से टैब को जोड़ा जाता है और अगर टैब कोई गायब हो गई कंट्रोल शिफ्ट टी के माध्यम से वापस लाया जा सकता है। उसके बाद जो फेवरेट है, फेवरेट यानी कि कोई वेब पेज बार बार हम ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ बुकमार्क या फेवरेट हम कर सकते हैं कंट्रोल डी के माध्यम से। उसके बाद यहाँ से हम इसको भी जो है विभिन्न प्रकार के सेटिंग इसके अंतर्गत कर सकते हैं। जैसे देखिए हेल्प हो गया, ठीक है, अबाउट देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज का कौन सा वर्जन आपको नज़र आ रहा है। जैसे वर्जन नंबर 88 आपको नज़र आ रहा है। अगर अपडेट की बात करें तो अपडेट भी यहाँ पे जो है अगर उसको लगता है कि अपडेट करना है तो यहाँ देखिए सर्च कर रहा है, अपडेट हो जाएगा। उसके बाद
जो यूज़र लॉगिन है उसकी भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नज़र आती है। साथ में हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब फाइनली हम ओपन करते हैं गूगल क्रोम। ठीक है, ये देखिए गूगल क्रोम भी हमारे पास में यहाँ पे उपलब्ध है, जो ब्राउज़र है। ठीक है, काफ़ी लोकप्रिय ब्राउज़र है और इसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें भी बैक और फॉरवर्ड बटन दी है, क्लोज की मतलब जो रिफ्रेश की बटन है, होम बटन है, इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं और यूआरएल यहाँ पे दिया है। ठीक है, नई टैब हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बुकमार्क्स या फिर जो फेवरेट होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये देखिए जो अकाउंट लॉगिन है उसकी डिटेल यहाँ पे नज़र आ रही है और यहाँ से सारी सेटिंग दिख रही है। सेटिंग में हेल्प में हम जाएंगे तो अबाउट करके गूगल क्रोम का वर्जन भी हम देख सकते हैं, वर्जन नंबर 88 यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट का है, विंडोज़ 10, ये भी सारी चीज़ें नज़र आ रही, सेटिंग्स वगैरह नज़र आ रही। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट और बहुत सारी चीज़ें जो माइक्रोसॉफ्ट एज में उपलब्ध थी उसके अनुसार यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें और होती है, जैसे यहाँ देखिए हमको बाय डिफ़ॉल्ट जीमेल की फैसिलिटी मिल जाती है, इमेजेस मिल जाती है, कुछ और देखिए गूगल के एप्लीकेशन मिल जाते हैं, जैसे सर्च मिल जाता है, जैसे आप मोबाइल में सर्च करते हैं ना ओके गूगल करके, उस प्रकार यहाँ पे भी हम देखिए सर्च कर सकते हैं। मैप, गूगल मैप का उपयोग कर सकते हैं, यूट्यूब से अकाउंट सेटिंग कर सकते हैं, जीमेल है, ड्राइव है, कैलेंडर है, ट्रांसलेटर, फोटोज़, गूगल प्ले स्टोर को यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, गूगल मीट है, न्यूज़ है, शॉपिंग है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट जो मतलब जो ब्राउज़र है गूगल क्रोम, उसके साथ में कुछ फैसिलिटी उपलब्ध होती है, जैसे गूगल डॉक्स, एमएस वर्ड की तरह किस काम करता है, ब्लॉगर का यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट, अगर आपके मोबाइल में बार बार कॉन्टैक्ट डिलीट होते हैं तो आप इसमें सेव कर सकते हैं। ठीक है, अपनी ईमेल आईडी जहाँ लॉगिन करेंगे वहाँ ऑटोमेटिक ये आ जाते हैं। हैंगआउट का प्रयोग कर सकते हैं, कीप है, गूगल कीप है, क्लासरूम ये आप पढ़ते ही होंगे। ठीक है, लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादातर यूज़ हुआ। गूगल मीट भी ज़्यादातर यूज़ हुआ, आप समझते होंगे। गूगल डॉ ये जो है वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ होता है और बहुत सारी फैसिलिटी इसके अंतर्गत उपलब्ध होती है। तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं गूगल क्रोम मतलब जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र में बहुत सारी फैसिलिटी हमें नज़र आती है। इसके बाद हम जो सर्च इंजन पढ़ेंगे, सर्च इंजन में हम बहुत सारी चीज़ें और देख लेंगे, मतलब क्या क्या चीज़ें हम सर्च कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन सर्च इंजन के माध्यम से, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। तो आई होप सारी चीज़ें आपको पता समझ में आ गई होगी वेब ब्राउज़र होता क्या है। ठीक है, उसके अलावा हम वेब ब्राउज़र के बारे में देखें और कौन कौन से वेब ब्राउज़र यहाँ पे उपलब्ध है वो हम देखें, जैसे गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी ब्राउज़र, ओपेरा ब्राउज़र। तो ये कंप्लीट रूप से आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सर्च इंजन। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए हम पढ़ने वाले हैं अब सर्च इंजन के बारे में। हमारे इंटरनेट के जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आने वाले हैं एमपीपीएससी। ठीक है, प्रीलिम्स में आपको 9 नंबर का चैप्टर मिल जाएगा और मेंस में आपको साइंस एंड टेक के अंतर्गत 4th नंबर की यूनिट आपको मिल जाएगी। ये सारी चीज़ों के लिए इंटरनेट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे ईमेल और उसके बाद हम पढ़ेंगे जो है सोशल मीडिया और जो अन्य जो सोशल मीडिया उसके बारे में यहाँ पर विस्तार से जानेंगे। तो सर्च इंजन होता क्या है, जैसे हमने पहले बात कर रहे थे क्या इंटरनेट की, तो इंटरनेट की जो रिक्वायरमेंट थी उसके साथ में आपको जो है सर्च इंजन यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, तो देखिए क्या की चीज़ होती है, जैसे इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट को चलाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है किसकी, आईएसपी की, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। उसके बाद हमने कनेक्शन देखे थे, कनेक्शन लाइन देखे थे, फिर हमने मॉडेम देखे थे, मॉडेम के बाद हमने पीसी देखे थे, पीसी के बाद हमने ब्राउज़र देखे थे और ब्राउज़र के अंदर यूज़ होता है क्या, सर्च इंजन। तो आप समझ गए होंगे सर्च इंजन होता है क्या। सर्च इंजन का मतलब होता है जो यूज़र के सामने ब्राउज़र के अंदर क्या होता है, यूज़र के सामने कोई भी इंफॉर्मेशन जो यूज़र चाहता है उसको ढूंढ कर लाकर प्रस्तुत करता है, कौन, सर्च इंजन। और सर्च इंजन सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो गूगल जो है, गूगल सबसे अच्छा सर्च इंजन यहाँ पे माना जाता है और अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपयोग यही होता है। इसके अलावा अन्य जो सर्च इंजन है वो भी होते हैं, जैसे याहू हो गया, एओएल हो गया, आस्क हो गया, विकीपीडिया हो गया। ये सभी क्या है, ये सभी कुछ अन्य सर्च इंजन है जिसकी सहायता से हम जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। अगर सर्च इंजन ना हो तो ब्राउज़र की कोई अहमियत यहाँ पे नहीं होगी, यानी ब्राउज़र की कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं मानी जाएगी अगर सर्च इंजन नहीं है तो सर्च इंजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी के बारे में हम इस क्लास में विस्तार से जानने वाले हैं, उसका यूज़ करके भी देखेंगे किस प्रकार से हम उसको सर्च कर सकते हैं और सबसे अच्छा कौन सा सर्च इंजन यहाँ पे चलता है वो भी हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। तो सर्च इंजन हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सर्च इंजन एक खास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और इसको हम एक वेबसाइट भी बोल सकते हैं, यानी कि इंटरनेट पर उपलब्ध एक वेबसाइट है जो कि यूज़र के द्वारा ढूंढी गई इन्फॉर्मेशन को लाकर सामने प्रस्तुत करता है। अभी कुछ ढूंढने की जो टेक्निक होती है, कीवर्ड के माध्यम से ढूंढा जा सकता है या अन्य किसी माध्यम से। तो सर्च इंजन जो होता है इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं के असीमित भंडार से यूज़र द्वारा जो इच्छित यानी कि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट होती है उन सूचनाओं को सर्च करता है। सर्च इंजन अपनी खोज जो है किसी खास कीवर्ड, मतलब कोई कीवर्ड होता है जो पहले से डिफाइन होते हैं, जिनका अर्थ पहले से डिफाइन होता है कीवर्ड, या कोई फ्रेज होते हैं, इसकी सहायता से करता है। इन कीवर्ड या फ्रेज जो होते हैं इनसे संबंधित जो परिणाम होते हैं उसको लिस्ट प्रदर्शित करता है, जिन्हें सर्च इंजन
रिजल्ट जो पेजेस होते हैं, मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज यानी कि SERPs इनको कहा जाता है। सर्च इंजन जो रिजल्ट पेज होते हैं उसमें यूज़र द्वारा सर्च की गई क्वेरी यानी कि जो भी उसके सवाल होते हैं यूज़र के, उससे संबंधित अलग अलग प्रकार की सूचना यहाँ पर खोजी जाती है। इसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है, इसमें मीडिया हो सकती है, फाइल्स हो सकती हैं, फाइल्स अलग अलग प्रकार की हो सकती है जैसे कि इमेजेस हो सकती है, वीडियोस हो सकते हैं, ऑडियो हो सकते हैं, एनिमेशंस हो सकती है। इन सभी प्रकार की जो फाइल है वो यहाँ पे खोजी जा सकती है सर्च इंजन के माध्यम से। ये सभी इसमें शामिल होती है, सर्च इंजन की जो भी चीज़ें ढूंढी जाती है। एक सर्च इंजन यूज़र द्वारा खोजी गई जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके आधार पर उसको सबसे बढ़िया जानकारी पहले दिखाता है। इसके बाद यह क्रम लगातार जारी रहता है और ये क्वेरी के लिए सर्च इंजन लाखों करोड़ों रिजल्ट भी दिखाता है। मतलब एक क्वेरी अगर दी गई है, मतलब यूज़र द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन को सर्च किया गया है तो उसके लिए लाखों करोड़ों परिणाम जो है यूज़र के सामने प्रदर्शित करने का काम भी सर्च इंजन का होता है। ठीक है, अब सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, मतलब सर्च इंजन की कार्यप्रणाली या सर्च इंजन कैसे काम करता है, तो उसकी अगर बात करें तो यहाँ सर्च इंजन जो होता है इसकी कार्यप्रणाली बहुत ही जटिल मानी जाती है। एक सामान्य यूज़र के लिए सर्च इंजन के काम करने का तरीका समझना आसान नहीं है, फिर भी हम जो है सर्च इंजन का प्रयोग काफ़ी आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। पर डिटेल की अगर बात करें तो यहाँ जो सभी सर्च इंजन है उसमें किसी क्वेरी यानी जानकारी को सर्च करने के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। जब भी हम इंटरनेट से कोई जानकारी खोजना चाहते हैं तो हमारे सामने जो है ये दो विकल्प यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। इनके द्वारा हम अपनी मनपसंद जानकारी को इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। तो दो विकल्प कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कीवर्ड के द्वारा सर्च किया जा सकता है और एक होता है डायरेक्टरी के द्वारा। तो अभी होते क्या है, तो पहली बात करें हम कीवर्ड की। देखिए कीवर्ड होता क्या है, कीवर्ड मतलब पहले से डिफाइन कोई शब्द या वर्ड होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो उनके द्वारा डिफाइन किया गया है। तो कीवर्ड मतलब पहले से डिफाइन, और कीवर्ड सर्च के द्वारा सर्च इंजन में हम जो भी सूचनाएं सर्च इंजन में सर्च करना चाहते हैं उसे प्रदर्शित करने वाले जो खास जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो यहाँ पे कीवर्ड कहलाते हैं। जो शब्द समूह हैं मतलब की फ्रेज या कीवर्ड यहाँ पे कहलाते हैं, और इस कीवर्ड को जो है सर्च इंजन में डालते हैं। सर्च इंजन उस खास शब्द यानी कि जो कीवर्ड होता है उससे संबंधित जो चीज़ें होती है वो कहाँ ढूंढता है, एक डेटाबेस होता है इंटरनेट में, इसको ये ढूंढा जाता है। यानी डेटाबेस को जो भंडार है यानी डेटाबेस का जो स्टोरेज है उसमें ढूंढता है, और जो साइट्स है उसकी एक सूची को प्रदर्शित करता है जो उस खास शब्द या जो कीवर्ड होता है उसके समूह से जो है मेल खाता है। मतलब जो भी यूज़र के द्वारा सर्च की गई है उसको डेटाबेस में यहाँ पे क्या करता है, मिलान करता है, और प्रत्येक साइट से में संक्षिप्त विवरण सहित संबंधित जो वेब पेज है या अन्य कोई डॉक्यूमेंट है जैसे कि फोटो है, वीडियोज़ है, इसकी हाइपरलिंक यहाँ पे होती है। सर्च इंजन जो होता है किसी क्वेरी से संबंधित लाखों जो साइट्स है प्रदर्शित करता है। सर्च इंजन में सर्च की गई क्वेरी से प्राप्त जो साइट्स है उसको सर्च इंजन क्रमानुसार लगभग 10 साइट्स के समूह की एक सूची प्रदर्शित करता है। जिसे साइट्स में पहले सर्च किया गया खास शब्द मतलब जो कीवर्ड होता है उसके समूह की संभावना सबसे अधिक होती है, उसे सबसे पहले प्रदर्शित करता है। कीवर्ड सर्च के लिए जो है गूगल तथा बिंग सर्च यहाँ पे सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। यानी कि कीवर्ड से अगर सर्च करना तो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला सर्च इंजन गूगल है, google.com, या फिर हम बोल सकते हैं बिंग। ठीक है, बिंग जो है सबसे अधिक, यानी कि गूगल सबसे अधिक यूज़ होता है, उसके बाद बिंग यहाँ पे सबसे अधिक यूज़ होता है कीवर्ड सर्च के लिए। इसके बाद बात करते हैं डायरेक्टरी सर्च की। तो डायरेक्टरी सर्च होता है क्या है, तो लगभग प्रत्येक सर्च इंजन जो भी सर्च इंजन होता है जैसे गूगल क्रोम मतलब google.com की बात करें, बिंग की बात करें, AOL की, आस्क की बात करें, याहू की बात करें, तो प्रत्येक जो सर्च इंजन है लगभग रूप से डायरेक्टरी सर्च का विकल्प उपलब्ध करवाते हैं। डायरेक्टरी सर्च के द्वारा जो है सर्च इंजन की डायरेक्टरी में उपलब्ध जो भी इंडेक्स होता है, विषय सूची होती है, स्पोर्ट्स जैसे कि अगर बात करें स्पोर्ट्स हो गया, एजुकेशन हो गया, साइंस हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, इन सभी को यहाँ पे चुना जाता है। और इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो उस सब्जेक्ट से संबंधित या सब सब्जेक्ट को चुनते हैं, और इस तरह की जो भी सर्च होती है तब तक जारी रहती है जब तक कि हमारे सामने जो भी हमारी रिक्वायरमेंट का विषय है, जो टॉपिक हम सर्च करना चाहते हैं उस वेबसाइट की सूची ना आ जाए, तब तक ये क्रम चलते रहता है। और डायरेक्टरी सर्च के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय सर्च इंजन कौन सा है, ये है याहू। ठीक है, याहू सर्च इंजन सबसे अधिक लोकप्रिय है डायरेक्टरी सर्च के लिए। तो ये क्वेश्चन मतलब आप ध्यान में रखिए, ऐसे पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं वेस्ट सर्च इंजन जो होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो देख सकते, देखिए यहाँ पे गूगल जो है .com, बिंग है, याहू है, ask.com है, डॉकडकगो, डॉकपाइल, ये सभी क्या है, ये एक प्रकार के सर्च इंजन है जो यूज़र के सामने इच्छित परिणाम को ढूंढ कर लाने का काम करते हैं ब्राउज़र के माध्यम से। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गूगल की। तो गूगल है क्या, गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वेब सर्च है। और यहाँ पे बात करें 1997 की, वर्ष 1997 में इसको लॉन्च किया गया था गूगल के द्वारा। गूगल के फाउंडर मतलब गूगल के फाउंडर जो थे उनको दो कॉलेज के दो दोस्त थे, जैसे कि बात करें यहाँ पे लैरी पेज और सर्जी विन।
सर्जी ब्रिन और लेरी पेज, इन दोनों के द्वारा यहाँ पे जो है इसको बनाया गया है। उसके बाद बात करें किसकी, बिंग की, तो बिंग जो सर्च इंजन है दूसरा लोकप्रिय सर्च इंजन है और इसको जो है किसके द्वारा बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है बिंग सर्च इंजन को सन 2009 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद बात करें याहू सर्च इंजन की, तो याहू सर्च इंजन जो है दुनिया का तीसरा सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन माना जाता है और इसको जो है वर्ष 1995 में इसको लॉन्च किया गया था। यह काफ़ी जो है पुराना सर्च इंजन माना जाता है। ask.com की यहाँ बात करते हैं, तो ask.com जो है एक क्वेश्चन आंसर वेबसाइट है और यह यहाँ पर जो है यूज़र अपने सवालों का जवाब ढूंढते हैं। ask.com लगभग 20 वर्ष पुराना जो सर्च इंजन है वो माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि ask.com जो है सवालों के जवाब सर्च करने और हम जो है यहाँ कैटेगरी के हिसाब से भी अपने जवाब को खोज सकते हैं। फिर बात करते हैं डक, एक प्रकार का सर्च इंजन है। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या है मतलब सर्च इंजन इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको ये नाम याद रहेंगे, 4 में से आप सही आंसर को यहाँ चुन सकते हैं। तो डक को सन 2008 में यहाँ पे जो है इसको लॉन्च किया गया था और डक अपने यूज़र की गतिविधियों को ट्रैक नहीं करता, इसलिए डक सर्च इंजन के रिजल्ट सभी यूज़र के लिए एक समान होते हैं और यह पर्सनलाइज रिजल्ट नहीं दिखाता है। लास्ट में बचता है डॉगपाइल, और डॉगपाइल भी एक प्रकार का सर्च इंजन और एक मेटा सर्च इंजन है। मेटा सर्च इंजन का मतलब होता है जो डेटा होता है, जैसे हमारे लिए कोई इन्फॉर्मेशन है वो हमारे लिए डेटा हो गया, पर डेटा जहाँ होता है उसको क्या बोला जाता है, हमारे लिए वो मेटा डेटा कहलाता है। मेटा डेटा मतलब जैसे बुक है हमारे लिए क्या डेटा, और बुक के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो कहलाएगी हमारे लिए मेटा डेटा। तो डॉगपाइल भी एक प्रकार का मेटा सर्च इंजन है और यह अपने रिजल्ट को अन्य सर्च इंजन जैसे कि गूगल है, याहू है, बिंग है आदि से सूचना लेकर दिखाता है। यह सर्च इंजन काफ़ी पुराना है। डॉगपाइल को सन 1995 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आई होप सारी जो सर्च इंजन है वो आपको यहाँ समझ में आ गई होगी। ठीक है, सर्च इंजन क्या होता है वो हमने यहाँ पे देखे। चलिए अब हम इसका जो है प्रयोग करके देख लेते हैं कि सर्च इंजन जो होते हैं कैसे यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत वर्क की जाती है सर्च इंजन के अंतर्गत, तो वो हम यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, ब्राउज़र के अंतर्गत, और ब्राउज़र में हम जाएंगे तो देखिए यहाँ हम जो है मतलब यहाँ पे गूगल में चले जाते हैं और सर्च इंजन हम यहाँ देखेंगे तो और सर्च इंजन की लिस्ट हमको दिख जाएगी। ठीक है, सर्च इंजन की लिस्ट में आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद हम जो है किसी एक सर्च इंजन को उपयोग करके देख लेंगे। तो यहाँ देखिए जो सर्च इंजन है वो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे देखिए बहुत सारे सर्च इंजन, जैसे बेस्ट 12 जो सर्च इंजन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए गूगल हमने देख ली है, गूगल जो सर्च इंजन है वो आप देख चुके हैं गूगल। ठीक है, उसके बाद हम बिंग भी देख चुके हैं, याहू, बाइडू भी सर्च इंजन है, AOL भी सर्च इंजन है, ask.com, एक्साइट है, डक है, वोल्फ्रॉम अल्फ़ा है, इंडेक्स है, इसके अलावा लाइकोस है और उसके बाद चाचा.com, ये भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। तो आप जो है इसकी लिस्ट एक जो है चुन लीजिए, मतलब जैसे अगर हम कहाँ सर्च इंजन को सर्च करना चाहें तो यहाँ से हम जो है विभिन्न प्रकार के सर्च इंजन को ढूंढ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जो है ये जो है गूगल, ठीक है, और गूगल सर्च इंजन का जो एनवायरनमेंट है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या फैसिलिटी हमको मिलती है, जैसे देखिए गूगल यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद सर्च बार यहाँ दिख रहा है, एड्रेस बार इसको बोला जाता है। हम यहाँ से देखिए वॉइस जो है सर्च कर सकते हैं, जैसे हम मोबाइल में सर्च करते हैं ना ओके गूगल करके, वैसे यहाँ पे भी हम अगर इसको क्लिक करेंगे तो हमारे लैपटॉप या फिर मोबाइल में जो भी वॉइस है यानी कि माइक्रोफोन है उसके थ्रू ये आवाज़ को एक्सेस करेगा और उसके अनुसार यहाँ सर्च करेगा। और जैसे हम यहाँ कुछ टाइप कर देते हैं, जैसे हम यहाँ टाइप करते हैं कुछ भी चीज़ें, जैसे हम जो है फंडामेंटल इस प्रकार से अगर एंटर करते हैं तो ये देखिए हम इसको क्लिक करेंगे तो भी सर्च हो जाएगा, और हम जो है इसको यहाँ पे गूगल सर्च करेंगे लिख कर तो भी सर्च हो जाएगा। मैंने बताया था जैसे 50 से भी अधिक लैंग्वेज जो गूगल क्रोम सपोर्ट करता है, तो वैसे यहाँ पर जो गूगल क्रोम के अंतर्गत सर्च इंजन है जैसे हिंदी है, अन्य जो मतलब जो है पंजाबी है, मराठी है या फिर अन्य कोई लैंग्वेज है, इंग्लिश है, उसके माध्यम से यहाँ पर सर्च करने की फैसिलिटी होती है सर्च इंजन के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटी होती है सर्च इंजन में, मतलब जैसे अगर yahoo.com की मैं बात करूं तो yahoo.com हम चलते हैं। ठीक है, yahoo.com में चलते हैं। याहू जो सर्च इंजन है वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और अन्य जो सर्च इंजन है वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे याहू की बात करें तो याहू देखिए सर्च बार इस प्रकार का दिख रहा है, साइन इन, मतलब कोई यूज़र जो है याहू की आईडी है तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल की फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, बेल आइकॉन यहाँ पे नज़र आ रहा है इसका। उसके बाद आप देखिए ईमेल, फिर उसके बाद देखिए कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा लेटेस्ट जो न्यूज़ होती है वो आपको यहीं पे सामने नज़र आ रही है, किसमें, ये सर्च इंजन में। इसके अलावा मैंने बताया था ask.com, तो ask.com भी एक प्रकार का सर्च इंजन है, परंतु क्वेश्चन आंसर टाइप का ये आपको नज़र आता है।
जैसे आप यहाँ क्वेश्चन जो है लिस्ट कैटेगरी और अन्य जो है अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार भी ढूंढ सकते हैं, ये ask.com है। और अन्य जो सर्च इंजन है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जो लिस्ट है उसके अनुसार आप सर्च कर सकते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो सर्च इंजन है वो www.google.com है। एक प्रकार की वेबसाइट है जो क्या करती है, यहाँ पे सर्च इंजन मतलब हम इन्फॉर्मेशन को यहाँ से विभिन्न प्रकार के इन्फॉर्मेशन को सर्च करने का काम करते हैं सर्च इंजन। तो आई होप ये सर्च इंजन आपको समझ में आ गया होगा, और जितने भी सर्च इंजन है वो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और किस प्रकार वो काम करते हैं वो भी हमने यहाँ पे देख ली हैं।